बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स बुक के 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यूज को ना सिर्फ हम डिस्कस करेंगे बल्कि इनके आंसर क्या, क्यों और कैसे को रीजनिंग के साथ तलाश करने की कोशिश भी करेंगे। अगर इंशाल्लाह आप लोग ये एमसीक्यूज जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेशन बहुत अच्छे से होने वाला है, बल्कि आपको सब्जेक्टिव में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हम यहाँ कॉन्सेप्चुअल वे में इन एमसीक्यूज को एड्रेस करने की और इन एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इन 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। Dear students, here we have MCQ number 1, which is systematic error can be reduced by। अब systematic error हम कैसे reduce कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स में से। एक इसका ये ऑप्शन ए है, वो ये है कि रिपीटेड मेजरमेंट, बार बार मेजरमेंट लेकर, तो बार बार मेजरमेंट लेने से आप रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा बी ऑप्शन है टेकिंग एवरेज ऑफ मेजरमेंट्स, तो एवरेज वही कि बार बार आप मेजरमेंट लें और फिर उनकी एवरेज लें, तो इस तरह आप रैंडम एरर को रिड्यूस करते हैं। यूजिंग कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑप्शन सी, यानी कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए हम सिस्टमैटिक एरर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर का जो रीजन है वो यही है कि अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज करना या फिर लैक ऑफ पर्सनल स्किल होने की वजह से सिस्टमैटिक एरर राइज होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? राइट आंसर इसका है जी ऑप्शन सी, विच इज यूजिंग कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है कि क्लोजनेस ऑफ अ वैल्यू टू ईच अदर कॉल्ड, यानी जो वैल्यूज हैं, ये जो रीडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं आपके पास, वो अगर एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे, या इनमें से कुछ नहीं बोलेंगे? तो याद रहे कि अगर रीडिंग्स जो हैं वो आपस में क्लोज आ रही हैं तो इसको हम नाम देते हैं प्रिसीजन का। प्रिसीजन यही हमें बताती है कि वैल्यूज कितना आपस में क्लोज हैं। जो एक्यूरेसी है वो हमें ये बताती है कि वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, या जो एक वैल्यू आ रही है, एक रीडिंग आ रही है, वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, वो एक्यूरेसी बताती है। लेकिन रीडिंग्स आपस में जो क्लोजनेस है उनकी, वो हमें प्रिसीजन बताती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट अ स्मॉलेस्ट वैल्यू, इनमें से कौन सा ऐसा प्रीफिक्स है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, जरूरी नहीं है कि यही एमसीक्यू आए, लेकिन एन मुमकिन है कि आपका प्रीफिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकता है। तो आपको सारे प्रीफिक्स फिंगर टिप्स के ऊपर आने चाहिए। जैसे मेगा कहते हैं 10⁻6 को, पीटा कहते हैं 10⁻15 को, पीको कहते हैं 10⁻−12 को, और किलो कहते हैं 10⁻3 को। तो सबसे छोटा प्रीफिक्स कौन सा है? अब आप लोग बताएं। तो डेफिनेटली पीको होगा, जो कि 10⁻−12 के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। अब स्पीड टाइम ग्राफ है, इसके अंदर जो एरिया आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक स्पीड का एक्सिस और एक हमारे पास है वेलोसिटी टाइम का एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है इसको हम कह रहे हैं कि ये है वेलोसिटी या स्पीड, आप लिख सकते हैं, और ये जो है वो टाइम का एक्सिस है। तो इस तरह हमारे पास एक लाइन आ रही है, यानी इसके अंदर जो एरिया है, मैं यहाँ एक और कलर यूज करके इसको शेड कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं। ये जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला एरिया। तो डेफिनेटली अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, बोथ हैव सेम मीनिंग, यानी ये वेलोसिटी टाइम हो या स्पीड टाइम हो, एक ही मतलब है इनका। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ग्राफ के अंदर ये जो एरिया आ रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ट्रैवल को, कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ क्या होता है? तो याद रहे कि कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो हर एक इंस्टेंट के ऊपर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा।
MCQ number 6 is which force act against the motion of sliding book on a table। एक टेबल के ऊपर बुक है जो कि स्लाइड कर रही है, तो कौन सी फोर्स है जो उसके अगेंस्ट लग रही है? तो डेफिनेटली यहाँ जो फोर्स प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होगी, जो उसको प्रिवेंट करेगी कि वो स्लाइड ना हो। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव MCQ नंबर 7, रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, यानी मिलीमीटर और माइक्रोमीटर के दरमियान क्या रेशियो होगी? ऑप्शन ए हमारे पास है 1000 मीटर, ऑप्शन बी इज 0.001 मीटर, ऑप्शन सी इज 1000 एंड ऑप्शन डी इज 0.001। देखें, जब भी रेशियो आ जाए ना हमारे पास, ये चीज आपने क्लियर करनी है, रेशियो आ जाए जब भी कहीं भी, तो रेशियो जब भी आ जाए तो रेशियो का मतलब है कि यूनिट नहीं होती, रेशियो में यूनिट नहीं होती। तो यहाँ ये जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है ना, ये तो निकल जाएंगे। वैसे सी और डी वैसा ही है, यहाँ तो मैंने लिखा है ना, खुद लिखा है, इस वजह से ये सेम ही लिखा है। लेकिन एग्जाम में जब भी रेशियो आएगी तो आपने कहना है कि यूनिट वाले जो है ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते, सी और डी ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट किए बगैर नहीं लिख सकते कि इसकी रेशियो क्या होगी। तो देखिए, यहाँ देखें, ये जो मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ इसको दोबारा समझ लेंगे। ऊपर हमने लिखना है मिलीमीटर और नीचे क्या लिखना है? माइक्रोमीटर। ये मिलीमीटर और नीचे माइक्रोमीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। ये जो मीटर है वो इस मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों यूनिट से डिवाइड हो रही है, मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻⁶ है, -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस दोनों की सेम है, 10 है। तो पावर्स जो है वो, अगर बेसिस डिवाइड हो रही हो तो पावर्स जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ -3 + 6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 10⁻³ विच इज इक्वलेंट टू 1000। लेकिन यहाँ यूनिट नहीं आएगी, देखें जैसे यहाँ मीटर लिखा है ना, तो यहाँ साथ मीटर नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज द 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इनमें से कौन सा नंबर है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ ट्रैपिंग जीरोज हैं, तो ये सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट है, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 5 है। ऑप्शन बी देखें, यहाँ पॉइंट के बाद जो है, अगर यहाँ कोई नंबर आ रहा हो तो तब हमारे पास ये जो डिजिट्स, ये जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये 9 के बाद 0 आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहाँ इससे पहले कोई डिजिट नहीं है अदर देन 0। 0 के अलावा कोई डिजिट होगा तो उसके बाद अगर 0 आ रहे होंगे तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन यहाँ कोई अदर देन 0 डिजिट नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये वाले जो जीरोज है ना, स्टार्टिंग जीरोज, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि 4 है। इसमें जो सिग्निफिकेंट हैं वो गिने तो ये जो जीरोस हैं वो आफ्टर डिजिट अदर देन 0 आ रहे हैं, यानी 0 के अलावा कोई और डिजिट है जो इनके स्टार्ट में आ रहा है, इस वजह से ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो टोटल जो सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें देखें ये अगेन स्टार्टिंग जीरोस हैं और इनसे पहले कोई डिजिट नहीं आ रहा अदर देन 0, तो इस वजह से ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें जस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 4 और 8 है, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ऑप्शन डी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है। इन सर्कुलर मोशन द इनवर्ड फोर्स कीपिंग द ऑब्जेक्ट इन पाथ इज कॉल्ड। यानी जो इनवर्ड फोर्स लग रही होती है, देखें कोई बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है ना, यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इसको इजीली समझ लें। सर्कुलर में सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है। लेट्स सपोज आपने एक स्टोन लिया है और इसको जो है ना आपने एक स्ट्रिंग के साथ बांध कर अपनी फिंगर के ऊपर, लेट्स सपोज यहाँ आपने बांधा हुआ है और ये जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है। अब देखें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। इस स्टोन के ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लग रही है इसके वेट की वजह से, और एक इनवर्ड फोर्स लग रही है जो कि ये है, जो कि इस स्ट्रिंग की वजह से है। तो जो आउटवर्ड फोर्स होती है इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन वो तो आपके कोर्स में नहीं है। जो इनवर्ड फोर्स है ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये देखें कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है। अगर इस तरह का MCQ नहीं है, दूसरा इस तरह से आ सकता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमेशा क्या करती है, इसको कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स है, और इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ बॉडी। यानी देखें कि बॉडी इस तरफ मूव कर रही है यूं, और सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट है, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। एनीवे, यहां देखें कि जो इनवर्ट फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल क्या है? ऑप्शन ए पायोन। पायोन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो है वो एक्सचेंज पार्टिकल है। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का है। वेक्टर बोजोन ये हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल, और ग्रेविटोन आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल है।
नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 11, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ कैन बी रिटन एज। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले तो हमें इसकी स्टेटमेंट पता हो तब हम इसको मैथमेटिकली लिख पाएंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इट्स स्टेट, हर बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है। कब रखती है? अनटिल और अनलेस वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, यानी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी जब तक आप फोर्स नहीं लगाते तब तक बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो डेफिनेटली जब फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी एक्सेलरेट भी नहीं करेगी, ये बात भी ठीक है। एक्सेलरेशन कब करती है कोई बॉडी? जब उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन भी नहीं करेगी, और डेफिनेटली जब एक्सेलरेशन नहीं कर रही तो वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये सारे इसके राइट आंसर हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 12, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स मोशन। यानी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मोशन में चेंज के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। तो इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है मोशन में चेंज के खिलाफ। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 13, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोएस्ट इन विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। किस इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है? तो याद रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसी इक्विलिब्रियम है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है, अनस्टेबल में ये हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, हमने याद रखनी। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास इज सेम। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है वो किन ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है? लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए, स्मॉल, हैवी, या फिर नन ऑफ दिस। याद रहे, जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15, अ कार स्लो डाउन फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 0 इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स डिसेलरेशन। तो देखें कि यहां हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। इनिशियल कितनी थी? 30 डिवाइड बाई टाइम करें तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज राइट आंसर जो है वो हमारे पास है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन द काजेज ऑफ मोशन। कौन सी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम काजेज पढ़ते हैं? तो याद रहे, काइनेमेटिक्स ऐसी है जिसमें हम जस्ट मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हमने काज पढ़ने हो तो हम मूव करते हैं डायनामिक्स की तरफ। तो यहाँ जो काजेज है तो इसलिए हम मूव करेंगे डायनामिक्स की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे आप यहां देख सकते हैं ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर टाइम की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि हमारा राइट आंसर है। लेकिन एक और चीज भी है कि अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, तो फिर ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती? तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को। तो फिर ये जो लाइन होती वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18 है, द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई इज। एसआई यूनिट के अंदर वर्क की क्या यूनिट है? तो एसआई सिस्टम के अंदर वर्क की जो यूनिट है, वर्क किसकी इक्विवेलेंट होता है? वर्क हमारे पास इक्विवेलेंट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन ए बनता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19 है कि अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक बॉल है जिसको आप सीधा ऊपर भेज रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा टॉप ऑफ इट्स पाथ। पाथ में कहीं भी किसी भी जगह एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होने वाली है, और वो कितनी होगी? वो होगी जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, विच इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20 है कि द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन एसआई इज। एसआई यूनिट के अंदर मोमेंटम की क्या यूनिट है? तो एसआई यूनिट के अंदर जो मोमेंटम की यूनिट बनती है वो बनती है, अगर हम इसको लिख लें पहले और देन फिर हम इसकी तरफ आए कि क्या यूनिट है, तो हम इजीली इसको समझ लेंगे। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू एम वी, यानी मैस इनटू
वेलोसिटी होता है। तो मास की यूनिट क्या होती है केजी, और मोमेंटम की वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। तो इस तरह मोमेंटम की यूनिट क्या बन जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन याद रहे कि इसके अलावा हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। अगर आप फर्दर इसको थोड़ा सा ड्राइव करें तो ये इक्विवेलेंट होता है न्यूटन सेकंड के भी। तो इस तरह जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ ए एंड बी, यानी ये भी ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, और न्यूटन सेकंड भी ऐसा यूनिट है। तो दोनों इसके ऐसे यूनिट हैं। तो राइट आंसर क्या बनता है ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21 है, वो ये है कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड ओनली इफ। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होल्ड करेगा? तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो होंगे वो सेम रहेंगे किसी बॉडी के। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि अगर आप फोर्स अप्लाई ना करें। यानी हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देन आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि बेसिकली ये है कि F इक्वल्स टू होता है, यानी फोर्स इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल P ओवर T। ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है। ये एक डेरिवेशन भी है जिसमें मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन है। तो ये वो डेरिवेशन के एट द एंड हम ये फाइंड आउट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइंग फोर्स। तो यहां अगर हम फोर्स को जीरो कर दें, यानी F जीरो कर दें, तो यहां हम देखेंगे कि डेल P ओवर T आ जाएगा। अब ये जो T है डिनोमिनेटर में, ये जाकर इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ इस F से। तो सॉरी, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा डेल P ही बचेगा, और डेल P इक्वल हो जाएगा किसके जीरो के हो जाएगा। और डेल P क्या है? फाइनल और इनिशियल मोमेंटम है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो चेंज है इसको आप लिख सकते हैं PF माइनस PI, PF माइनस PI ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। अब ये जो माइनस PI है इसको इस तरफ ले जाएं तो यहाँ आ जाएगा PI इज इक्वल टू, आई एम रियली सॉरी, ये मैं जो है वो थोड़ा सही नहीं लिख रहा, PF हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? जब हम फोर्स को जीरो करेंगे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनता है? राइट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन सी बनता है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 22, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वलेंट होगा? तो ये देखिए ये लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं क्योंकि टाइम से डिवाइड हो रहा है ना मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। तो कोई बॉडी जो फ्री फॉल हो रही है तो उसकी फोर्स उसके ऊपर कितनी लग रही होगी? तो आंसर ये है जितना उसका वेट होगा, यानी F इक्वल हो जाएगा W के। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा, विच इज वेट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन क्या कहती है इक्विलिब्रियम की? तो उससे पहले हमें यह पता हो कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये कहती है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो जीरो हो गया है तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इसको हम लिखते हैं समीशन F इज इक्वल टू जीरो। लेकिन सेकंड कंडीशन ये कहती है कि समीशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाले तमाम टॉर्क का सम जो है वो जीरो हो गया है तो बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 24 है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जितनी ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के ऊपर, स्ट्रेन उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी अगर बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। यहाँ F स्ट्रेस है और X जो है वो स्ट्रेन है। तो यहाँ ये जो K है वो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, और ये जो माइनस है वो ये बता रहा है कि फोर्स और यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो राइट आंसर बनता है एमसीक्यू ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 25 है, द वर्क डिपेंड ऑन। वर्क किस पर डिपेंड करता है? वर्क हमारे पास क्या होता है? वर्क इक्वल होता है F इंटू एस, और अगर हम कंप्लीटली इसको लिखे ना तो F S इंटू कॉस थीटा होता है। यानी ये फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है इस पर भी डिपेंड करता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 26 है कि व्हाट इज द पावर यूटिलाइज्ड व्हेन द 100 जूल वर्क इज डन इन 5 सेकंड। यानी देखिए कि यहाँ वर्क 100 जूल है और टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड। यानी वर्क पर यूनिट टाइम जो होता है ना, इसी को तो हम पावर कहते हैं। तो 5 को आप डिवाइड कर दें 100 से तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 20। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो शरह है, काम करने, अब यूं कर सकते हैं कि काम कितने टाइम के अंदर हो रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इसको कहते हैं। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन
बी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 27 है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1 हॉर्स पावर, इसको आप एचपी भी लिखते हैं, इस सेम एज 1 हॉर्स पावर किसकी इक्विवेलेंट होती है, तो याद रहे कि 1 हॉर्स पावर इक्वल होती है 746 वॉट के। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 28, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या यूनिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो है टेस्ला, टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से कौन सी एग्जांपल है डायमैग्नेटिक की, तो डायमैग्नेटिक क्या है, वाटर है, वुड है, ग्लास है, या ऑल ऑफ दीज। तो याद रहे ये सारे के सारे जो हैं वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 30 है कि विच मटेरियल बिकम स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस इन एन मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो याद रहे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 31, एल्यूमिनियम इज एन एग्जांपल ऑफ, एल्यूमिनियम क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरो है, या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो याद रहे कि फेरो तो वो होते हैं जो जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, और ये डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 32, हाइपोथेसिस इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, तो हाइपोथेसिस बेसिकली हमारे पास एक गैस होता है जो कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने 32 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को समझे। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो इसके साथ साथ आप अपनी बुक के जो एंड पर एमसीक्यूज हैं उनको भी एक नज़र लाजमी देख लीजिए एग्जाम से पहले, तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो एग्जाम के जो ऑब्जेक्टिव सेशन है वो काफ़ी हद तक प्रिपेयर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खूब जमकर पढ़ाई करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।